हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री में। आज हम थर्ड सेमेस्टर मतलब बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का ये 8वां लेक्चर है। इसमें हम अरहेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई पार्ट है तो वो है अरहेनियस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अभी तक 7 लेक्चर हुए हैं, उसमें से मैंने बताया था आपको जो शॉर्ट में क्वेश्चन आता है वो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे पूछ लेगा। थोड़ा सा जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल, वो कहाँ से बनता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से बनता है। इसके अलावा मेन पार्ट जो है वो ये है अरहेनियस इक्वेशन वाला। टेम्परेचर किस तरीके से रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करता है, रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, इसको इक्वेशन के फॉर्म में मैथमेटिकल रूप में अरहेनियस इक्वेशन के थ्रू हम समझते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेक्चर नंबर 8 है ये केमिकल काइनेटिक्स का। 7 लेक्चर इससे पहले अपलोड हैं, उसमें से 2-3 लेक्चर जो हमारा पहले वाला चैनल है बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, उस पर अपलोड हैं। आप लोग देखे होंगे, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, जो नहीं देखे हैं वो वहाँ से देख लेंगे। और बाकी लेक्चर जो हैं वो सब इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे है बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री पे। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। इससे पहले हम बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये जो इक्वेशन है किसने दिया, सबसे पहली बात, द इक्वेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डच केमिस्ट जे एच वांट हाफ। वांट हाफ को आप सभी लोग जानते होंगे, मतलब उस तरीके से नहीं जानते होंगे, कभी मिले नहीं होगे, लेकिन नाम तो पढ़े होगे ना। वांट हाफ इक्वेशन को पढ़े हो, वांट हाफ फैक्टर पढ़े होगे ना। बट स्वीडिश केमिस्ट अर्हेनियस प्रोवाइडेड इट्स फिजिकल जस्टिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसको जो है मैथमेटिकल रूप में मॉडिफाई करके एकदम फिट फॉर्मूला किसने दिया था, अर्हेनियस ने। द अर्हेनियस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कोलिजन थ्योरी। मैंने बार बार बताया है आपको कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है इसमें कोलिजन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा जो हमारी यूनिट फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स की, उसमें 2 पार्ट है। एक तो केमिकल काइनेटिक्स में हम जो अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये सब टर्म पढ़े, कंसंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर वाला। अब जो है, जो हम 8वां लेक्चर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये है थियरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। क्या है, थियरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो ये पार्ट है थियरी वाला। इसमें हम आगे चलकर भी कोलिजन थियरी भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ट्रांजिशन स्टेट थियरी है, तो ये सभी थियरी पढ़ना है बस। ये कोलिजन थ्योरी के बेस पे है। कोलिजन थ्योरी का मतलब है कि मॉलिक्यूल जब कोई रिएक्शन होती है, मान लीजिए ए प्लस बी रिएक्ट करके बना रहे हैं सी प्लस डी, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये इधर आपको पता ही है रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ए और बी के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। कोलाइड करने के लिए स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होना चाहिए उनका, मतलब अभिविन्यास होना चाहिए। सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में हमने बताई हैं आपको, ठीक है, आगे भी अभी डिटेल में बताएंगे। तो ये कोलिजन थियरी पे बेस्ड है। इट इज नॉट एन इक्वेशन दैट इज बर्न आउट ऑफ प्योर मैथ दैट वी कैन डिराइव। इट इज एन एम्पिरिकल इक्वेशन दैट फिट्स experimental data in most of the situations. The Arrhenius equation look like this, जैसे कि ये लिखा हुआ है, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो इसको समझाने के पहले थोड़ा सा हम कुछ और आपको बताते हैं। यहाँ पे आज मेनली हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि सबसे पहले हम पढ़े थे आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में हमने फैक्टर अफेक्टिंग आर ओ आर बताया था।
उसमें हमने कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ लिया। भाई कंसंट्रेशन वाला आप सोच रहे हो कि कब पढ़े, अरे इतने लेक्चर जो हुए हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सब क्या थे, कंसंट्रेशन का इफेक्ट ही तो पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन पे। कि अगर किसी, मान लीजिए ए प्लस बी से बन रहा था हमारा प्रोडक्ट, तो जीरो ऑर्डर में क्या होता था, जीरो ऑर्डर का यही तो मतलब था कि ए की कंसंट्रेशन को हमने डबल किया, क्या किया, डबल। और रेट रेट कांस्टेंट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला, जितना पहले था उतना ही अब भी। मतलब ए की कंसंट्रेशन डबल करने पर भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा, बी की कंसंट्रेशन भी डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं है, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर। इसी तरीके से अगर ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए तो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर। मतलब इसको डबल किए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, मतलब इसकी पावर 1 पे डिपेंड करती है। अगर इसको हम डबल किए मान लो और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गई, तो ये इसकी पावर कितनी होगी, 2, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन की ही तो डिपेंडेंसी थी, ये कंसंट्रेशन वाला फैक्टर ही तो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना। तो अब हम बात करेंगे किसकी, टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है या रेट कांस्टेंट है, उस पर क्या फर्क पड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनते हैं, क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल भी यहाँ से खूब ज़्यादा आते हैं इक्वेशन पे, ठीक है। तो टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, यही हम पढ़ेंगे। आज की हेडिंग यही है मेन, इसको आप लगाइए, इसी हेडिंग के अंतर्गत आता है अरेनियस इक्वेशन। तो इन मोस्ट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, इन मोस्ट ऑफ रिएक्शन, most of the reaction on increasing temperature, रेट भी इंक्रीज हो जाएगी, रेट आल्सो इंक्रीज। और रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट के, ये भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट जो होता है ये किसी चीज से बदलता नहीं है जल्दी, जो के होता है, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। जनरली क्या होता है, अगर किसी रिएक्शन का आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब अभिक्रिया की गति जो है, दर है, वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब बेस है कोलिजन थ्योरी पे। कोलिजन थ्योरी में आप जानते हो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, मान लो एक ये वाला और एक दूसरा ये आपस में टकराए, इस तरीके से मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, फिर उनसे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो टकराते हैं, ज्यादातर ये कोलिजन थ्योरी जो है वो किस पे बेस है, गैसियस स्टेट पे, जो गैसियस रिएक्शंस होती, क्योंकि भाई अब सॉलिड में कैसे पार्टिकल टकराएंगे, गैस जो होती है, गैस मान लो एक डिब्बे में है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, आप अमोनिया बनाना चाहते हो, तो उसके मॉलिक्यूल इधर उधर जुमजुम जुमजुम मूवमेंट करते रहते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल के कोलिजन करने की टेंडेंसी हाई होती है। इसीलिए कोलिजन थ्योरी जो है ये पार्टिकुलर बनी ही गैसियस रिएक्शन के लिए। तो आप खुद सोचिए, अगर गैस है कोई, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेंगे, जितना जल्दी कोलिजन होंगे उतना जल्दी प्रोडक्ट आपका मिलेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल जो बात है वो यही है, कोलिजन थ्योरी से समझ पाओगे आप। जब किसी भी रिएक्शन का, गैसियस रिएक्शन का, आप क्या करते हो, गैसियस हो या लिक्विड हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है। वही जो हीट एनर्जी आप उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हीट कर रहे होगे ना, हीट एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा तगड़ी मूवमेंट होने लगती है, जिससे उनमें जो कोलिजन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होने लगते हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लगते हैं, तो प्रोडक्ट आपका जल्दी बन जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया, फिर आपको बता देता हूँ। रेट जो होता है किसी भी अभिक्रिया का, रेट किस तरीके से हम लिखते थे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की,
रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर n। यही जो n है इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। ठीक, ये जो है आपका के, इसी को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करती। ये जो के है, के की वैल्यू किससे बदलती है? अगर आप टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओगे तो ये बदलेगा। ठीक है, तो इसका भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेडिंग लगाओगे एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ के ऑन टी। तो इसको हम एक्यूरेट कहाँ से निकाल सकते हैं? अरहेनियस इक्वेशन से। कहाँ से? अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन, क्योंकि हम इसीलिए अरहेनियस इक्वेशन का एवोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि मैथमेटिकल टर्म में हमको ये नहीं पता चल पा रहा था कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना रेट कांस्टेंट बदलेगा। इसके लिए कोई एक फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो इस पे काम कर रहे थे J.H. वांट हाफ। उन्होंने थियोरेटिकल फॉर्म में थोड़ा बहुत डिराइव किया, फॉर्मूले भी दिया इसका, लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको फिट किया था दूसरे साइंटिस्ट ने, अरेनियस ने, इसीलिए उसको अरेनियस इक्वेशन बोला गया। तो किस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से रेट कांस्टेंट घटता बढ़ता है, यही रिलेशन होता है किसमें? अरेनियस इक्वेशन में। ठीक, अरेनियस इक्वेशन सिंपली किस तरीके का होता है? के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यही है अरहेनियस इक्वेशन। अब इसमें एक एक टर्म को आपको लिख लेना है और याद भी रखना है। यहाँ पे की क्या है? के है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपका जो यहाँ पे ए है, ये आवृत्ति गुणांक होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको अरहेनियस फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरहेनियस फैक्टर भी बोला जाता है, या इसको और बोल देते हैं, एक नाम होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहने का मतलब ये देखो, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल है, लॉग में एक्सपोनेंशियल पढ़े हो ना, ये जो एक्सपोनेंशियल है इससे पहले आ रहा है ये, इसीलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कभी कभी बोल दिया जाता है। ठीक, ई ए क्या होता है? यहाँ पे ई क्या है? ई है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी का। इसके अलावा इसमें आर आपको दिख रहा है, तो आर तो जानते ही हो। आर क्या है? आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। ठीक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको हम जूल पर मोल में व्यक्त करते हैं। किसमें? जूल पर मोल में। तो ये एनर्जी टर्म इसमें आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल में यूज करते हैं तो वो यूज करते हैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन। जूल पर मोल केल्विन। बाकी जो आपका ये टी आ रहा है यहाँ पे, टी, सॉरी, ये जो टी है ये है आपका टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका
इक्वेशन में जो चीज़ें हैं उसका मतलब मैंने बता दिया। यहाँ पे 8.314 जूल पर मोल केल्विन यूज करोगे आप, क्यों? क्योंकि इसकी देखो, जब कैलोरी में हम किसी चीज़ को, किसी इक्वेशन में जब हम कैलोरी के रूप में ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पे जब हीट की बात करेंगे कैलोरी में, तब आप इसका वैल्यू रखते हो 2, आर का 2 कैलोरी रखते हो, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और वैल्यू होती है 0.831 वाली, ठीक है। तो वो कब यूज होती है? वो जब प्रेशर की बात की जाती है लीटर पर एटीएम में, ठीक, वो लीटर पर एटीएम में व्यक्त किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की दृष्टि से, क्योंकि आप दूसरी दूसरी वैल्यू पुट करोगे तो आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा न्यूमेरिकल का, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब ये इक्वेशन आया कहाँ से? इसको पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कोलिजन थ्योरी। क्या बताएंगे? कोलिजन थ्योरी। ये कहाँ गए भाई? कोलिजन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कोलिजन थ्योरी, हेडिंग लगाओगे कोलिजन थ्योरी, हिंदी में लिखोगे संघट्टवाद, संघट्टवाद या संघट्ट सिद्धांत, ठीक। संघट्ट सिद्धांत जो है आपका कोलिजन थ्योरी, इसमें क्या होता है? मान लो A2 प्लस B2 मिलकर बना रहे हैं 2AB, ये कोई जनरल रिएक्शन है, ठीक। तो इसमें प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है? ये प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट है। तो A2 और B2 के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होने चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब जितने भी कोलिजन होंगे वो सभी इफेक्टिव हों, ये कोई जरूरी बात नहीं है। जितने इफेक्टिव कोलिजन होंगे सिर्फ वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, सभी कोलिजन से नहीं होंगे, ठीक। समझ रहे हो ना अच्छे से? मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होना चाहिए, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये दो मॉलिक्यूल हैं जो आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। इसमें साइट अलग अलग हो सकती है कि एक यहाँ पे ए साइट है, यहाँ पे मान लो बी साइट है, जगह का नाम है इस मॉलिक्यूल में। इसी तरीके से इसमें सी, डी, ई हो सकते हैं। ऐसा हो कि सी, यहाँ का सी और यहाँ का सी जब आपस में टकराएं एक साथ, तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरी तरीके से लड़ जाए, या फिर ऐसे समझिए आप, यहाँ पे हम A2 और B2 लिए हैं, 2AB बन रहा है। तो इसमें जो है, पहले आप इंपॉर्टेंट लाइन एक लिख लीजिए, नॉट ऑल कोलिजन, नॉट ऑल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट, बिटवीन रिएक्टेंट molecules are effective, ठीक। जो इफेक्टिव होंगे उसी से आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए कुछ कंडीशन होती है, हेडिंग लगाओगे फॉर इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, इसके कुछ कंडीशन है जो कि पूरी होनी चाहिए, तभी क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन हो पाएगा। फर्स्ट है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक। ओरिएंटेशन बैरियर कहने का मतलब, जैसे कि मान लो ए और ए प्लस बी और बी, इस तरीके से हेड ऑन कोलिजन हुआ। कैसा हुआ? हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन के थ्रू प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। क्या ऐसे समझिए, रुक जाइए थोड़ा। ये है ए और आपका ये की मॉलिक्यूल है, ये ए है ना, ए। इसी तरीके से बी और बी, ये A2 B2 लिए थे ना, A2 प्लस B2 और उससे बनना रहा 2AB, ठीक।
ये प्रोडक्ट बन रहा था। तो इस तरीके से हेड ऑन कोलिजन हो तब आपका प्रोडक्ट बने। किस तरीके से? अब जब ये कोलिजन हुआ तो यहाँ से मान लो ये टूट जाएंगे और ये आपस में चिपक जाएंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ए बी और ए बी। तो बन गया ना 2AB। ये अलग अलग है, एक में बना दिया मैंने ना, एक ये ए बी बन गया और एक ये ए बी बन गया, तो ये 2AB बन गए। अब इसके अलावा हो सकता है कि ओरिएंटेशन दूसरे तरीके का इनका हो, जैसे कि ए और ए इस तरीके से हो और आपका बी और बी इस तरीके से आके लड़ जाए यहाँ पे, तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ए बी नहीं बन पाएंगे। तो ये नॉट इफेक्टिव, ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, यहाँ से प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। या फिर इस तरीके से मान लीजिए आप ए और बी इस तरीके से लड़ रहे हों, तो ये भी नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। इफेक्टिव कौन है? ये वाला, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये ओरिएंटेशन बैरियर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। कैसा कोलिजन होना चाहिए? हेड ऑन कोलिजन। सेकंड जो इसमें बैरियर आता है वो है एनर्जी बैरियर। कौन सा? एनर्जी बैरियर। ठीक, एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर में क्या होता है? एक पार्टिकुलर एनर्जी तक जाके जब मॉलिक्यूल पार करेगा उस एनर्जी को तभी बनेगा क्या? प्रोडक्ट। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, इधर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट रखेंगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी नंबर पूरा मिलेगा जब लिख के आओगे। ये है एनर्जी। न्यूमेरिकल भी इस पे पूछे जाते हैं खूब सारे ग्राफ पे। तो ये मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट है, क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एनर्जी, क्योंकि इस वाई एक्सिस पे क्या रखे हैं हम? एनर्जी, और इधर इधर एक्स एक्सिस पे हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब ये रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है। अब एनर्जी इस पे कुछ भी हो सकती है, मान लो यहाँ पे 2 जूल थी, यहाँ 5 जूल है, यहाँ 7 जूल है, यहाँ पे 10 जूल है। ठीक, इस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ, देखिए ये। ठीक, और ये यहाँ पे है आपके प्रोडक्ट। ठीक, ये एनर्जी है रिएक्टेंट की, तो इसको हम ER से लिखते हैं। और ये एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है ये है EP, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी। किसकी? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये जो होती है ये पॉइंट, पीक पॉइंट, इसको हम बोलते हैं EA मतलब इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। ठीक, तो ये जो रिएक्टेंट है इसको प्रोडक्ट में जाना है। अब देखो प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत थोड़ी सी ही ज़्यादा है। रिएक्टेंट की अगर 2 जूल है तो इसकी यहाँ से देखो कितनी होगी, इसकी 3 जूल में फर्क है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट को बस 5 जूल एनर्जी मिल जाए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसको 10 जूल होनी चाहिए इसके पास एनर्जी। ये यहाँ तक जाके फिर यहाँ पे जब आएगा तब प्रोडक्ट बनेगा। ये एनर्जी गेन करेगा फिर रिलीज करेगा, उसके बाद में प्रोडक्ट तक पहुंचेगा। तो ये बैरियर पास करना पड़ता है। ठीक है, ये बैरियर पास करना पड़ता है। अब ये जो रिएक्टेंट से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक की ये एनर्जी है, इस पूरी एनर्जी को हम बोलते हैं EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा। तो ये 2 बैरियर होते हैं जिसको पास करना पड़ता है। अब इसमें जो है एक और ग्राफ आता है जो कि मैक्सवेल ने दिया था और साइंटिस्टों ने भी इसमें योगदान दिया था, इस तरीके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इधर हम वाई एक्सिस जो होता है वाई एक्सिस पे रखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इधर एनर्जी है, इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें लाखों करोड़ों में मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उन मॉलिक्यूल की संख्या रखी गई है। इधर क्या है? संख्या रखी गई है। अब ये देखिए आप, हो सकता है कि इस तरीके से ये टेम्परेचर दिखा रहा हूं मैं, क्या है? टेम्परेचर। ये T1 टेम्परेचर पे है ग्राफ, और ये ग्राफ ये है T2 टेम्परेचर पे। किस पे? T2 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरिया है, यहाँ मान लिया हमने कि ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी थी ना, तो यहाँ तक अगर जो कोई पार कर जाएगा मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी को, इधर काइनेटिक एनर्जी रखी है ना, जितना ही आप बढ़ते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो? तो ये जो है इस वाले बैरियर को जो इधर पार कर जाएगा, ये जो क्षेत्रफल होगा, ये इतने मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये कैसे होंगे, ये ग्राफ, ये इतना क्षेत्रफल जो होगा ये है एनर्जी ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये इतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें? प्रोडक्ट में, बाकी नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे। अब इनके पास देखो, तुम ग्राफ देख रहे हो बहुत ऊंचा है, इसकी एनर्जी नहीं ज़्यादा है क्योंकि एनर्जी इधर रखी हुई है एक्स एक्सिस पे, ये इसकी पीक ऊंचाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से आप रिलेट करोगे ना, तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ये है, इतनी है, इतनी। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि इधर रखा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल की संख्या यहाँ है। और यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है? इतनी ही है। और जबकि उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी चाहिए? यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक आके बहुत कम मॉलिक्यूल है। देखो, इतने ही मॉलिक्यूल, सिर्फ इतने, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना इधर, तो सिर्फ इतने मॉलिक्यूल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान लो ये यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे मान लीजिए 1,00,000 मॉलिक्यूल हैं, ठीक, 1,00,000 मॉलिक्यूल हैं। तो 1,00,000 में से देखो 1,90,000 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कम है, वो प्रोडक्ट में नहीं जा पाएंगे। और ये जो 1,000 हैं, ये नहीं, यहाँ पे अगर 1,000 है, 10,000 कर लेता हूँ ना, वहाँ 1,00,000 है, तो 90,000 इतने, और ये 10,000 ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से भी अधिक है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक। ये सिस्टम था। अब यहाँ से क्या हुआ कि एक डेरिवेशन आ गया। एक्टिवेशन जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया गया, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इस तरीके से एक इक्वेशन दिया गया। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाएंगे हम यहाँ से साइन, तो ये क्या होगा, जो रेट होता है, रेट को हम के लिख सकते हैं, के प्रोपोर्शनल टू ई माइनस ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आएगा नया, जब इसको हटाओगे तो यहाँ पे आता है ए, और ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये जो ए आया है यही है अर्हेनियस फैक्टर, ठीक, अर्हेनियस फैक्टर। अब कई बार क्या होता है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हर चीज़ की वैल्यू दे दी जाएगी, रेट कांस्टेंट जो है, रेट है, इसकी भी दे दी जाएगी वैल्यू,
ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो इसकी वैल्यू फिक्स ही रहती है, टेम्परेचर दिया रहेगा, ए की वैल्यू पूछ लेंगे, या फिर ए दिया होगा के की वैल्यू पूछ लेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक, यहाँ से मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनते हैं। और जो यहाँ से ग्राफिकल पार्ट है, ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। यही फार्मूला जो है के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब इसको हम लॉग के रूप में ले जाएंगे, ठीक, क्योंकि लॉग में ही इसके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? लॉग वाले से। तो इसको हम दोनों ओर लॉग लेंगे, बराबर के दोनों ओर, तो ये हो जाएगा ln के इज इक्वल टू ln ब्रैकेट ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक। अब इस ln को अगर हम log में कन्वर्ट करें, पहली बात तो ये जो ब्रैकेट में है इसको जब हम तोड़ेंगे तो किस तरीके से आएगा, दोनों का log लेना है ना अभी। ln के इज इक्वल टू ln ए, यहाँ पे इनटू का साइन लगा है, तो log में क्या होता है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ln ए प्लस ln ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ln के इज इक्वल टू ln ए माइनस, माइनस कैसे, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल ln ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, ये पावर आगे आ जाती है ना जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉग में। आपको पता है, इधर बता देता हूं मैं, ln के इक्वल टू होता है लॉग ई की पावर के, इस तरीके से होता है ना, ये चीज़ तो आप जानते ही हो कैसे कन्वर्ट करते हैं ln को log में। तो यहाँ जब log में कन्वर्ट करोगे इस वाली वैल्यू को, तो ये ई ए बाई माइनस ई ए बाई आर टी जो है ये पार्ट आगे आ जाएगा, यहाँ माइनस आगे लगा तो माइनस प्लस माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ई की पावर ई माइनस ई ए बाई आर टी लॉग ई की पावर ई, ये वाली ई है, ठीक, ई की पावर ई। अब आपको पता है log ई की पावर ई इक्वल टू 1 हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो log 10 की पावर 10 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह log x की पावर x अगर होगी तो क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह log ई की पावर ई है तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिख देता हूँ यहाँ पे log ई की पावर ई इक्वल टू 1, और ये भी लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, log 10 की पावर 10 इक्वल टू 1, क्योंकि आप लोग नोट्स में देखोगे तो इसको समझ तो लोगे, ठीक है। तो log ई की पावर ई है यहाँ पे। अब इसको हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये टर्म हट जाएगा, ये बचेगा ln के इक्वल टू ln ए माइनस ई ए बाई आर टी। ये हमारा इतना पार्ट बचा, ठीक। अब इससे ग्राफ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, यहाँ से ग्राफ पूछा जाता है। तो इसको हम सिंपल जो इक्वेशन होती है हमारी ग्राफ वाली, वो कौन सी होती है, जैसे y इज इक्वल टू यम एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, यम क्या है, स्लोप है हमारी, और ये क्या है, इंटरसेप्ट है, c क्या है, इंटरसेप्ट, अंतः खंड। इसको हम कंपेयर करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन से। किस तरीके से, आप ऐसे देखिए, हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक, इसमें हमने इधर रखा ln के, और इस वाले पे रख दिया y एक्सिस पे ln के, और x एक्सिस पे रखा 1/t, टेम्परेचर को रखा 1/t, ठीक। तो ये जो 1/t रखे हो, तो इसको देखो यहाँ से इस तरीके से सेट करिए आप समीकरण को, ln के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर, और ये जो ई ए बाई आर टी है, इसको हम टी को अलग 1/t भी तो लिख सकते हैं, बात तो वही है, चाहे इसके नीचे लिखो, और यक्स की जगह पे, और प्लस क्या बचा हमारा यहाँ पे, ln ए, ये ऊपर वाला वही टोटल हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कंपेयर करिए, y पे हो गया आपका ln के, और
एक्स पे आप रखे हो 1/t, इसीलिए हमने अलग इसको रखा लिखा है, ठीक है, क्योंकि 1/t एक्स पे रखा है, एक्स एक्सिस पे। और स्लोप हो गई आपकी ऐसी माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ देखिए स्लोप जो है वो माइनस लगा हुआ है, माइनस मतलब स्लोप इस तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से होगी। किस तरीके से होगी? ऐसे होगी। और उसमें भी आपको अंतःखंड छोड़ना है, क्योंकि सी क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना है? ln a। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो आपका पार्ट है इतना, ये क्या होगा? ये होगा ln a। ये क्या है? ln a, मतलब आपका इंटरसेप्ट है, ठीक है, समझ में आया? ये जो आपकी है ये स्लोप है, क्या है? स्लोप। ये थीटा जो है आपकी tan थीटा इक्वल टू स्लोप होता है। तो स्लोप आपकी क्या हो जाएगी? इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। ठीक, तो ये ग्राफ पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट भी है ग्राफ, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा log 10 के बेस में भी क्वेश्चन आते हैं। किस में आते हैं? log 10 के बेस में, क्योंकि log 10 ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी वैल्यू भी सबको पता रहती, तो ज़्यादातर उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो वो भी देख लेते हैं। k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ से न्यूमेरिकल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ये चीज़ें आती नहीं होंगी तो आपको समस्या भी होगी आगे चल के, ठीक है। इसको हम ln k इज इक्वल टू ln ए डॉट ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। फिर जो ये ई ए बाई आर टी है, यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो ln है इसका a के साथ, फिर एक बार e के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये जो है टर्म, इसको हम इधर लाएंगे, ठीक, आगे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा ln k इक्वल टू ln a प्लस, प्लस क्यों, जब ये आगे आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये ई ए, ये जो है ना ई ए, इसके आगे माइनस लगा है, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी, जैसा भी सेम किए थे हम। और यहाँ हो जाएगा हमारा log ई की पावर ई हो जाएगा, तो हम वो हटा ही देते हैं टर्म ना, क्योंकि ये जो पार्ट है log ई की पावर ई होगा, जब ln को log में कन्वर्ट करोगे तो log ई की पावर ई आ जाएगा, वो एक हो जाएगा, तो टोटल हमारा इतना ही बचेगा, ठीक। या फिर मान लो हम लिख दिए यहाँ पे log ई की पावर ई, ठीक, लिख दिए। अब देखो, अगर इसको हम log 10 की वैल्यू में बदलें, किसमें? log 10 में, तो जब log 10 को log ई को log 10 में बदलते हैं तो कितना वैल्यू आती है? 2.303 लिखना पड़ता है ना हमको, 2.303 log 10 में बदलना है, log बेस 10 में। इधर समझिए, मान लो log ई के है, तो इसको हम बदलेंगे, log ई के को log 10 में बदलना है, तो कितनी वैल्यू लगानी पड़ेगी? 2.303 log बेस 10 के, इस तरीके से चेंज होगा। तो जब आप सबको चेंज करोगे, सबसे पहले आप log, ये जो ln है इसको log e में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको 10 बेस में, बेस 10 में करोगे। कैसे? मतलब ln को पहले आप कन्वर्ट करोगे log बेस e में, फिर इसको कन्वर्ट करोगे 2.303 log 10 में, ठीक। इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है, समझे? मतलब ln k अगर है तो उसको log e की पावर a, फिर उसको कन्वर्ट करोगे 2.303 log बेस 10 की पावर k। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। ये जब आप सभी ln को, सभी log को कन्वर्ट करोगे बेस 10 में, तो ये हो जाएगी वैल्यू 2.303 log बेस e की पावर k इज इक्वल टू 2.303 log ई ए माइनस ई ए बाई आर टी। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप 2.303 से डिवाइड करो, ठीक। इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करने पर, जब डिवाइड करोगे, भाई भाग दोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर करोगे, इधर भी करोगे, ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, मतलब यहाँ जब करोगे
तो यहाँ भी आपको 2.303 से करना पड़ेगा, और ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ भी 2.303 से करना पड़ेगा। सेम यहाँ भी 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, इधर तो ये कट गया, बचा क्या आपका log बेस 10, यहाँ भाई 10 होगा ना, ये 10 होगा क्योंकि हम 10 में कन्वर्ट किए थे भाई, तभी तो आया था ये हमारा। यहाँ क्या होगा, log बेस 10 की पावर a, ठीक है। यहाँ भी 10 होगा क्योंकि 2.303 तो तभी आएगा जब हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जब कट पिट जाएगा तो यहाँ log बेस 10 की पावर k इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा log बेस 10 की पावर a, ये भी कट जाएगा, ये कटा, यहाँ बचा आपका log बेस 10 की पावर a, और आगे आपका ये क्या बचा, यहाँ पे ये डिवाइड किया, लेकिन ऊपर माइनस के इधर देखो, इस पार्ट में कहीं ऊपर है ही नहीं 2.303, तो ये आपका बच जाएगा माइनस ई ए बाई 2.303 RT। ये आपका इक्वेशन बनके तैयार हो गया। ये जो समीकरण है, इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफिकल फॉर्म में। कैसा पूछा जाता है, ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका ग्राफ जो है, मान लो हम इधर रखते हैं log बेस 10 की पावर k, और इधर हमारा 1/t है, क्या है 1/t, सेम वैसे ही हम लिए हैं। तो यहाँ जब हम कंपैरिजन कराएंगे, ये होगा मान लो y, और इधर हम मान लेते हैं c माइनस यम x। तो x क्या है हमारा, x एक्सिस पे हम क्या रखें 1/t, तो ये हमारा 1/t अलग हो गया, और ये जो बचा ये वाला पार्ट, ये क्या है, स्लोप होगा। तो यहाँ भी देखो माइनस में है स्लोप, माइनस में स्लोप है ना, माइनस ई ए बाई 2.303 RT है, माइनस है, मतलब ये भी ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये जो इंटरसेप्ट है आपका यहाँ तक का, ये होगा log बेस 10 की पावर a, और यहाँ पे जो आपकी थीटा होगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ये किसके बराबर होगी, ये होगी माइनस ई ए बाई 2.303 R। टी नहीं होगा भाई, टी तो उधर एक्स एक्सिस पे रख दिया, ठीक। तो ये वैल्यू होगी स्लोप की, ठीक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सभी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, एज इट इज ऐसे ही याद रखना होगा। इसका न्यूमेरिकल भी हम बहुत सारे आपको करवाएंगे। उससे पहले आइए हम स्लाइड पे चलते हैं जहाँ स्टार्ट किए थे। ये आपको हम समीकरण बता चुके हैं, k इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस ई ए बाई RT। इसके अलावा यहाँ आ जाइए, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं इसमें, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है सभी। ये एक्टिवेशन का फंडा आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। देखो इधर एनर्जी है और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये ग्राफ आपको दिखाया गया है। इन अ ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इधर पोटेंशियल एनर्जी है आपकी और इधर क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। द रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तब एनर्जी किस तरीके से बदल रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। सम ऑफ द एनर्जी रिलीजेस व्हेन द कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब कुछ एनर्जी रिलीज हो रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में अच्छे से देखिए, ग्राफ को पढ़ना सीखिए। यहाँ पे एनर्जी रखी है पोटेंशियल एनर्जी y में और x पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो एनर्जी देखिए, यहाँ जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी हाई है, उसकी एनर्जी इतनी है, और ये जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कम है। इधर एनर्जी रखी हुई है ना, 5 जूल 10 जूल 20 जूल 100 जूल इस तरीके से होगी इस पे। तो देखिए एनर्जी जो रिएक्टेंट की हो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, ये जो रिएक्शन होगी ये एक्जोथर्मिक होगी। कैसी,
थर्मिक होगी, एक जो थर्मिक, जहां पे एनर्जी यूज होती है प्रोडक्ट बनाने में उसको इंडोथर्मिक बोलते हैं। आप जानते हो ना, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे जाते हैं। तो एनर्जी रिलीजेज व्हेन द कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट, therefore the final enthalpy of the reaction depends only on the nature of the reactant and products. Obviously all the molecules do not have the same energy, मतलब सभी मोलिक्यूल की सेम एनर्जी नहीं होती। अभी मैंने फ्रैक्शन दिखाया था आपको कि कुछ ऐसा मोलिक्यूल थे जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर रहे थे, उनकी इतनी एनर्जी थी। मैक्सिमम एनर्जी कैसी थी, मैक्सिमम मोलिक्यूल कैसे थे जिनकी एनर्जी कम थी। इस तरीके का कुछ ग्राफ बना था ना ऐसे, तो इतने ही मोलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी, और बाकी इधर नंबर ऑफ मोलिक्यूल थे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल फ्रैक्शन था ना, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल का। तो मैक्सिमम मोलिक्यूल जो थे वो कम एनर्जी वाले थे। इधर एनर्जी रखी थी काइनेटिक एनर्जी रखी हुई थी, अभी बताया था जस्ट आपको। तो इसमें जो है सबकी सेम एनर्जी नहीं होती है। ऑब्वियसली ऑल द मोलिक्यूल्स डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई प्लॉटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, वही जो बताए थे भी, विद गिवन काइनेटिक एनर्जी। मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय प्लॉटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स विद गिवन काइनेटिक एनर्जी। द पीक ऑफ द कर्व in the graph corresponds to the most probable kinetic energy when the temperature increases. The maximum of the curve move to the higher energy value, therefore the curve broadens. कहने का मतलब जो मैंने आपको ग्राफ बताया था अभी वहीं पे लेके चल रहा हूं आपको, वहां आपको समझ में आएंगी चीजें। ये देखिए यहाँ, ये देखिए, ये है T2 और ये है T1 और T2। मान लीजिए कि टेम्परेचर T2 ज़्यादा है T1 से, तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ से गया है, ठीक। और ये वाला ग्राफ था T1 वाला जो यहाँ से गया था नीचे, ठीक, यहाँ पर। तो देखिए जब टेम्परेचर कम था तो मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, T1 वाले जो मोलिक्यूल थे वो इतने ही मोलिक्यूल केवल प्रोडक्ट में बदल पा रहे थे, मतलब इतने ही मोलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी पार कर रहे थे। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया T2 तब ये पार्ट कितना हो गया, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। ये जब T2 टेम्परेचर बनाया गया है, जब बढ़ाया गया टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर T2 कर दिया गया, T2 इज ग्रेटर देन T1, यहाँ पे लिखा है ना T2 ज़्यादा है। जब टेम्परेचर बढ़ाया गया रिएक्शन में तब जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन था मोलिक्यूल का, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, ये बढ़ गया, मतलब प्रोडक्ट बनने लगा ज़्यादा। ऐसे मोलिक्यूल ज्यादा संख्या में हो गए जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते थे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है। देखिए यहाँ, ये देखिए मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा और जूम कर दूं तो और अच्छे से दिखाई देगा आपको। यहाँ इधर रखा गया है फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल। क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल। ये है लोअर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम था तब ये इस तरीके से था कुछ। तो इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, इतने ही मोलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू एस्केप, कहने का मतलब EA, ये क्या है, EA है एक्टिवेशन एनर्जी। कम से कम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम से कम एनर्जी इतनी होनी चाहिए मोलिक्यूल के पास कि वो इसको पार करके प्रोडक्ट बनाए, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हाई टेम्परेचर, क्या है, हाईयर टेम्परेचर, और ये लोअर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाई किया गया तो ये कर्व जो है इसका पीक थोड़ा सा राइट शिफ्ट होगा, और कहने का मतलब अब इतने मोलिक्यूल हैं जो काइनेटिक एनर्जी को पार कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो मोलिक्यूल की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की संख्या बढ़ गई, ज्यादा मोलिक्यूल अब निकलने लगे। इनक्रीजिंग द टेम्परेचर increases the fraction of molecules which collide with energies greater than the activation energy E। तो एक्टिवेशन एनर्जी EA जो है उससे ज्यादा जिसकी होगी,
ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, वही इधर निकलेंगे, इधर काइनेटिक एनर्जी है ना, तो जिसकी ई से ज्यादा हो जाएगी इधर निकल जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक फंडा था। अभी इसका पार्ट काइनेटिक एनर्जी वाला जो है थोड़ा और एक्टिवेशन एनर्जी का बचा हुआ है, तो लेक्चर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक, आप लोग भी परेशान हो जाओगे, इसलिए हम ये जो पार्ट है ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मस्त पढ़ाई करिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, यही टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री में। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।